हाँ जी। जय जिनेंद्र। गाइस, आज हम लोग अपना फिफ्थ हेड स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 14 ने क्या कहा है कि हमें अपनी सारी इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड करना है। लेट मी शो यू। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट ऑल इनकम शैल for the purpose of the charge of income tax and for computation of total income shall be classified under the following heads। तो 5 हेड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा सैलरीज है, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ है कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हम इस फिफ्थ हेड की बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे छोटा हेड है, सबसे आसान है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एग्ज़ाम्स में आपको सैलरीज वाले हेड से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए जो आप सोल्व ना कर पाओ, आते भी सोल्व ना कर पाओ। हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए जो आप सोल्व ना कर पाओ। और पीजीबीपी हो गया या कैपिटल गेन हो गया, वो तो बच्चों के लिए हमेशा सर दर्द बना ही रहा है, राइट। लेकिन ये हेड ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लस आसान क्वेश्चन आएगा जो आप इजीली एग्ज़ाम्स में कर पाएंगे और मार्क्स ले पाएंगे। तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आ जाइए जी, देखिए सेक्शन 56, 57, 58, ये 3 सेक्शन तो इस हेड में आपको याद रखनी ही रखनी है। सेक्शन 56 बता रहा है कि इस हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 ने बड़ी सिंपल सी बात कही, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 ने कहा, इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज़ नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम अंडर दिस एक्ट shall be chargeable to income tax under the head income from other sources if it is not chargeable to income tax under any other heads। तो जो बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताई थी कि जी इनकम का मतलब क्या है, जो हमारी पॉकेट में आ रही है दैट इज़ इनकम। हमें तो ये देखना है कि जो भी हमारी पॉकेट में आ रहा है क्या इस एक्ट में टैक्सेबल है या नहीं है। अगर कोई भी इनकम, कोई भी रिसिप्ट ऐसी है जो इस एक्ट में टैक्सेबल है, मतलब एग्जम्प्टेड नहीं है, तो सिंपल सी बात, अगर कोई भी इनकम, कोई भी रिसिप्ट इस एक्ट में एग्जम्प्टेड नहीं है तो मतलब टैक्सेबल है। और अगर किसी भी पहले वाले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है, ना हम उसे सैलरी कह सकते, ना हम उसे रेंटल इनकम कह सकते, ना हम बिज़नेस इनकम या प्रोफेशन से जनरेट की गई इनकम कह सकते, ना हम उसे कैपिटल गेन कह सकते। तो ये ऐसी सारी इनकम किस हेड में टैक्सेबल है, कहता है अदर सोर्सेज में। तो बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट जो है वो इंक्लूसिव है कि कौन कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल है। ऑल्दो सब सेक्शन 2 ने स्पेसिफिकली कुछ आइटम्स बताई कि हाँ ये इनकम तो इस हेड में टैक्सेबल होगी ही होगी, लेकिन लिस्ट ओपन है। भाई कोई भी ऐसी रिसिप्ट है जो किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो इस हेड में टैक्सेबल है, अगर वो रिसिप्ट इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्प्टेड नहीं है तो माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना यार कहीं से हवा चली पैसे बरस कर मेरे पास आए, क्या वो इनकम टैक्सेबल है। द आंसर इज़, अगर किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न में एग्जम्प्टेड नहीं है तो यस टैक्सेबल है। कहाँ टैक्सेबल है, इस हेड में टैक्सेबल है। जुआ खेला तो क्या जो अर्निंग हुई वो टैक्सेबल है, द आंसर इज़ यस टैक्सेबल है, इस हेड में टैक्सेबल है, राइट। इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हुई, डिविडेंड इनकम जनरेट हुई, किस हेड में टैक्सेबल है, इस हेड में टैक्सेबल है। यार गवर्नमेंट ने मेरी लैंड एक्वायर कर ली जिसके लिए मुझे कंपनसेशन मिला, वो तो चलिए कैपिटल गेन में टैक्सेबल है, लेकिन कंपनसेशन लेट मिला, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, क्या वो भी टैक्सेबल है, डेफिनेटली वो भी टैक्सेबल है। किस हेड में टैक्सेबल है, इस हेड में टैक्सेबल है। यार मैंने ना अपनी लैंड बेची थी किसी को, उसने मुझे एक टोकन अमाउंट दिया जिसे हम अर्नेस्ट मनी कहते हैं, अगर हिंदी में कहूँ तो ब्याना। टाइम पर वो सारे पैसे दे नहीं पाया तो मैंने उसका ब्याना फॉरफिट कर लिया, अर्नेस्ट मनी फॉरफिट कर ली।
क्या वो भी टैक्सेबल है? द आंसर इज यस, वो भी यहाँ इस हेड में टैक्सेबल है। तो जो इनकम स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड नहीं है, किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल है। ठीक है जी। तो जो सब सेक्शन 2 में लिस्ट दी हुई है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस यही इनकम इस हेड में टैक्सेबल है, इंक्लूसिव लिस्ट है। जो लॉ मेकर है, जो ड्राफ्टमैन है, उसने कहा भैया ये तो देखिए इस हेड में टैक्सेबल है ही है, उसके अलावा आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए, आप सोचिए कि किसी भी तरह की रिसिप्ट, किसी भी तरह की इनकम, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट में ये देखिए क्या ये रिसिप्ट, ये इनकम स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड है। इफ़ द आंसर इज़ नो, इसका मतलब टैक्सेबल है। फिर ये देखिए किस हेड में टैक्सेबल है, क्या सैलरीज में कवर हो रही है, क्या हाउस प्रॉपर्टी में कवर हो रही है, क्या पीजीबीपी में कवर हो रही है, क्या कैपिटल गेन में कवर हो रही है? नहीं। तो आंख बंद करके मान लीजिए कहाँ कवर हो रही है? अदर सोर्सेज में। ठीक है जी। तो फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल, मतलब ये वाली जो लिस्ट दे रखी है सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 56 के, ये तो है ही इसी हेड में टैक्सेबल। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या दे रखा है? डिविडेंड इनकम। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरी कंपनी एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी है जिसका मेन काम ही सिक्योरिटीज़ में डील करना है, राइट। अगर उस कंपनी ने अपने शेयर्स कुछ परचेज करके एज स्टॉक इन ट्रेड रखे हुए हैं और उन शेयर्स पर उस कंपनी को डिविडेंड मिलता है, तो उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेस इनकम है, अगली का बिजनेस ही यही है, राइट। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है तो उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस इनकम है। लेकिन मेरे जैसा इंसान जो कि कोचिंग प्रोवाइड करता है और मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ शेयर्स परचेज कर लेता हूँ जिनके ऊपर मुझे डिविडेंड मिलता है, तो वो कहाँ टैक्सेबल है? कहता है इस हेड में टैक्सेबल है। तो डिपेंड करता है कि इनकम कौन रिसीव कर रहा है। मैं जो कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज की, तो मेरे केस में डिविडेंड इस हेड में टैक्सेबल है। लेकिन एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जिसका काम ही सिक्योरिटीज़ में डील करना है, उसने सिक्योरिटीज़ परचेज करी एज स्टॉक इन ट्रेड और उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, तो उस केस में वो डिविडेंड पीजीबीपी में टैक्सेबल है, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है डिविडेंड इनकम अदर देन डिविडेंड रेफर्ड अंडर सेक्शन 115O। अब जी सेक्शन 115O में कौन सा डिविडेंड रेफर किया हुआ है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग आपको क्या दिमाग में रखना है? डिविडेंड इनकम। फिर जी एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी नेचर एनी फॉर्म। कहता है जिसे हम कैजुअल इनकम कहते हैं, विंडफॉल इनकम कहते हैं। हवा चली पैसे बरस गए, 10 रुपये की लॉटरी की टिकट ली, 1 करोड़ रुपए मिल गए, ना कोई एफर्ट्स लगे, ना कोई स्किल लगा, ना कोई लेबर लगी, तो विंडफॉल इनकम ही तो होगी। जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, हवा चली और कहीं से लड़की आ गई, यहाँ पर कह रहा है जी हवा चली और कहीं से पैसे बरसने शुरू हो गए, राइट। ऐसी सारी इनकम टैक्सेबल होती है किस हेड में? अदर सोर्सेज में। फिर जी एनी सम रिसीव्ड बाय द सेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज as contributions to the provident fund or superannuation fund or any fund set up under the provisions of Employees State Insurance Act 1948 or any other fund for the welfare of such employees, right। अब जी देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, सैलरीज वाले हेड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रोविडेंट फंड का एग्जांपल लेके चलते हैं कि जी प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा एम्प्लॉय की जेब से जाता है और कुछ पैसा एम्प्लॉयर की जेब से आता है। भैया आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है 20,000 रुपीज़ की, लेकिन उस 20,000 रुपीज़ में से 2,000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एम्प्लॉयर कह रहा है बेटा ये पैसा आपके प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवाया जाएगा आपके बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए। तो आपके हाथ में 18,000 रुपये आए।
बट इसे भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड कंसीडर किया जाता है, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टोटल 20,000 कंसीडर करना होता है, राइट। ऑल्दो अगर हम प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80U में, राइट, 80C में। तो जी प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा एम्प्लॉय का जाता है, कुछ पैसा एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय का 2,000 रुपये गया, एम्प्लॉयर ने कहा भैया ले मेरी तरफ से भी 2,000 रुपये। तो एम्प्लॉयर ये सैलरी भी दे रहा है और ये अपनी जेब से मेरे प्रोविडेंट फंड में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जी जब एम्प्लॉयर ने मेरे 2,000 रुपये काटे प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवाने के लिए, और अगर एम्प्लॉयर ने वो पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया प्रोविडेंट फंड में, तो एम्प्लॉयर के हाथ में वो क्या हो गई, इनकम। कुछ बच्चे कहते हैं सर इनकम कैसे हो गई, अरे एम्प्लॉयर ही तो दे रहा था 20,000 रुपये, मान के चलते हैं 20 की जगह 18 दे दी, क्या फ़र्क पड़ता है, ये 2,000 इनकम कैसे हो गई एम्प्लॉयर की। भैया एम्प्लॉयर डिडक्शन क्लेम करेगा, बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करेगा 20,000 का, लेकिन अगर उसने ये 2,000 रुपये एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट नहीं करवाए तो एक्चुअल में उसकी जेब से कितने जा रहे हैं, 18,000 रुपये एम्प्लॉयर की जेब से। तो उस केस में ये 2,000 रुपये क्या कंसीडर किए जाएंगे, उसके हाथ में इनकम, क्योंकि वो बिज़नेस एक्सपेंस में डिडक्शन कितना क्लेम कर रहा है, 20,000 रुपये का। सैलरी दिखाएगा मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 20,000 रुपये की, राइट। भैया 20,000 रुपये की सैलरी तो दी है, लेकिन जो 2,000 रुपये प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवाने थे वो तो आप अपनी पॉकेट में ही रखे बैठे हो, तो वो आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एसएससी की, हियर एसएससी मीन्स तो जी एम्प्लॉयर के पास जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड वाला पैसा पड़ा है वो एम्प्लॉयर की इनकम कंसीडर की जाएगी, अगर ड्यू डेट तक एम्प्लॉयर ने वो पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया तो। और वो इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज वाले हेड में, ठीक है। फिर जी फोर्थ, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, if the income is not chargeable to income tax under the head profits and gains of business or profession। बट ऑब्वियस सी बात है, दोबारा डिविडेंड वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के केस में देखे, जिसका काम ही डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज़ परचेज करना है, सेल करना है, तो जी उन्होंने सिक्योरिटीज़ जो परचेज़ करी एज स्टॉक इन ट्रेड, उस सिक्योरिटीज़ पर उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उनके केस में बिजनेस इनकम कंसिडर की जाएगी। अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें, जिसका काम ही लोन देना है और इंटरेस्ट इनकम अर्न करना है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट बिजनेस इनकम कंसीडर की जाएगी। लेकिन मेरे जैसे गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैंने बैंक में फंड्स डिपॉजिट करवा रखे हैं जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो भैया वो इंटरेस्ट मेरी बिज़नेस इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये मेरा बिज़नेस नहीं है, बल्कि मैंने तो बैंक में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ंड्स डिपॉजिट करवाए थे। अगर मैंने डिबेंचर्स परचेज़ करें तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज़ करें, क्योंकि वो मेरा बिज़नेस नहीं है। तो जी जब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा पीजीबीपी वाले, बल्कि किस हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज वाले, ठीक है। फिर जी इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और फर्नीचर बिलोंगिंग टू द एसएससी और लेट ऑन हायर इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। अब ये हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड याद है, हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में हमने कंपोजिट रेंट का कंसेप्ट डिस्कस किया था। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए मैं एक हाउस रेंट पर ले रहा हूँ और वो वेल फर्निश्ड हाउस है, मतलब उसके अंदर फर्नीचर भी है, उसके अंदर फ्रिज भी है, गीज़र भी लगा हुआ है, एसी भी लगे हुए हैं। तो जी ओनर मुझसे 20,000 रुपीज़ का रेंट ले रहा है पर मंथ। क्या ये रेंट सिर्फ़ और सिर्फ हाउस के लिए है? द आंसर इज़ नो, बल्कि उसके अंदर जो भी फर्नीचर लगा हुआ है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान लगा हुआ है, उन सब का डेप्रिशिएशन जोड़ के ओनर ने बताया होगा ना कि हाँ इतना रेंट पे करना है। तो मैं रेंट सिर्फ हाउस के लिए नहीं दे रहा, बल्कि उन फैसिलिटीज़ के लिए भी दे रहा हूँ। और कोई डिमार्केशन भी नहीं है कि हाउस के लिए कितना पे करना है और उन फैसिलिटीज़ के लिए कितना पे करना है। जब हम कंपोजिट रेंट पे करते हैं
और उनको सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है कि कितना हाउस के लिए, कितना अदर फैसिलिटीज़ के लिए, तो उस केस में वो रेंट हाउस प्रॉपर्टी में तो कवर नहीं होता। फिर कहाँ कवर होता है? या तो पीजीबीपी में या फिर अदर सोर्सेज में। अगर सामने वाले का बिजनेस ही यही है कि जी उसका बिजनेस है वेल फर्निश्ड हाउसेस को रेंट पर देना, तो कहाँ कवर होगा? पीजीबीपी में। पर अगर सामने वाले का बिजनेस ये नहीं है, जैसे मेरा बिजनेस है कोचिंग प्रोवाइड करना, अब मान के चलिए मेरे 2 रूम्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, वेल फर्निश्ड है, बेड भी लगा हुआ है, फ्रिज भी है वहाँ पर, गीज़र भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, और मैं अपने 2 रूम को रेंट पर दे देता हूँ, तो कोई मेरा बिजनेस थोड़ी ना है रेंट पर देना रूम्स। तो उस केस में जो मुझे कंपोजिट रेंट मिलेगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में। ठीक है, तो जी बड़ी सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि कोई भी इनकम पॉसिबल है आपके माइंड में आए कि यार ये इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में भी टैक्सेबल हो सकती है, आपके माइंड में आए यार ये इनकम तो पीजीबीपी में भी टैक्सेबल हो सकती है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर वहाँ टैक्सेबल नहीं है तो यहाँ टैक्सेबल है, राइट। फिर जी वेयर एसएससी लेट ऑन हायर लेट्स ऑन हायर मशीनरी प्लांट और furniture belonging to him and also building, and the letting of the building is inseparable from the letting of the said machinery plant or furniture. The income from such letting if not chargeable to income tax under the head profit and gain of the business or profession. तो लगभग सेम ही पॉइंट है, राइट। अब यहाँ के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए मेरी फैक्ट्री है। अब जी मेरी फैक्ट्री के अंदर मशीन लगी हुई है, पर मेरा फैक्ट्री कंटिन्यू करने का मन नहीं है, मेरा मन कोचिंग प्रोवाइड करने का, वीडियो क्लासेस रिकॉर्ड करने का है। ठीक है, तो मैंने मशीन लगाई फैक्ट्री रेंट पर दे दी, कंपोजिट रेंट मिलेगा मुझे, मैं सामने वाले से बिल्डिंग के नाम का भी चार्ज कर रहा हूँ, जो मशीन लगी हुई है उसके नाम का भी चार्ज कर रहा हूँ, दोनों का मिला कर मैंने बताया कि भैया कितना मैं सामने वाले से चार्ज कर रहा हूँ। और मैंने ये भी नहीं बताया कि हाँ जी इतना बिल्डिंग के नाम का, इतना मशीन के नाम का, मैंने कहा तो लमसम इतना दियो, कोई सेग्रीगेशन नहीं, कोई डिमार्केशन नहीं, तो कंपोजिट रेंट बन गया। अब जी अगर ये करना मेरा बिजनेस है कि जी मैं फैक्ट्री सेट करके रेंट पर देता हूँ, फिर तो वो इनकम कहाँ से टैक्सेबल हो जाएगी? पीजीबीपी में। लेकिन अगर ये मेरा बिज़नेस नहीं है, जैसे मेरे केस में फैक्ट्री सेट करना, मशीन लगाना और फिर उसको रेंट पे देना इज़ नॉट माई बिज़नेस। मैंने तो अपनी फैक्ट्री रेंट पे दे दी क्योंकि मेरा काम करने का मूड नहीं कर रहा था, मेरा कोचिंग देने का मूड कर रहा था, तो रेंट पे देना इज़ नॉट माई बिज़नेस। तो उस केस में वहाँ से जो इनकम आएगी क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी? द आंसर इज़ नो। कंपोजिट रेंट है जिसको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता। क्या पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी? द आंसर इज़ नो, बिजनेस नहीं है मेरा, तो कहाँ टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में। हाँ जी, यानी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय द वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी इफ such income is not chargeable to income tax under the head PGBP or under the head salaries. अब जी कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है शायद आपको पता है। कीमन मतलब एक ऐसा मैन जो कि बिजनेस की है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए ABC लिमिटेड में मिस्टर एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर है, और जी ABC लिमिटेड की सक्सेस ही मिस्टर एक्स के ब्रांड नेम के ऊपर है। मतलब क्योंकि मिस्टर एक्स ABC लिमिटेड में MD है, इसलिए ABC लिमिटेड के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो जी ABC लिमिटेड मिस्टर एक्स ABC लिमिटेड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्हें पता है कि अगर ABC लिमिटेड छोड़ के चले गए मिस्टर एक्स, या मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो ABC लिमिटेड को बड़ा हैवी लॉस होने वाला है। तो उस लॉस को काउंटर बैलेंस करने के लिए ABC लिमिटेड क्या लेगी? इंश्योरेंस पॉलिसी। किसकी? कहता है अपने कीमैन की, मिस्टर एक्स की।
तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। उस इंश्योरेंस पॉलिसी का मोटिव क्या होता है कि जी हम मान के चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स की अगर ऑल ऑफ द सडन डेथ हो जाए, जिसकी वजह से मिस्टर एक्स एबीसी का पार्ट नहीं रहेंगे, तो जी एबीसी लिमिटेड को 10 करोड़ का नुकसान होगा। तो जी हमने कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ले ली, 10 करोड़ रुपए की। प्रीमियम एबीसी लिमिटेड पे करेगी, लेकिन कम से कम 10 करोड़ का नुकसान होगा तो क्लेम तो कर सकती है। ठीक है, अब मान के चलो 5 साल की पॉलिसी थी, 5 साल तक मिस्टर एक्स बिल्कुल सही सलामत हट्टे कट्टे घोड़े की तरह एबीसी लिमिटेड के साथ चिपके रहे। तो जी एबीसी लिमिटेड को क्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राइट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने एबीसी लिमिटेड को बोनस दिया, नो क्लेम बोनस। तो ये जो नो क्लेम बोनस है एबीसी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या है, इनकम है ना। अच्छा, मान के चलिए मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो एबीसी लिमिटेड को इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, राइट। तो वो जो इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा एबीसी लिमिटेड को मिस्टर एक्स की डेथ पर, इंश्योरेंस अमाउंट, वो क्या है, एबीसी लिमिटेड के लिए इनकम है ना। ठीक है, या फिर मान के चलो कि जी मिस्टर एक्स ने अपनी पूरी जॉब अच्छे से करी, प्रॉपर वे में, और प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिस्टर एक्स को कुछ अमाउंट मिलता है, तो वो मिस्टर एक्स के लिए क्या है, इनकम है ना। तो ये मिस्टर एक्स को भी मिल सकता है, एबीसी लिमिटेड को मिस्टर एक्स की डेथ पर भी मिल सकता है, या नो क्लेम बोनस भी मिल सकता है, राइट। तो ये देखना है कि अगर एबीसी लिमिटेड की डेथ पर मिल रहा है अमाउंट तो कहाँ पर टैक्सेबल है। कहता है जी पीजीबीपी, बिजनेस इनकम कंसीडर की जाएगी, क्योंकि बिजनेस लॉस को रिकवर किया गया एक तरह से। कहता है एबीसी लिमिटेड को बोनस मिल रहा है तो कहाँ पर कवर है, कहता है जी अदर सोर्सेज। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से मिस्टर एक्स को कुछ मिल रहा है तो कहाँ पर कवर है, सैलरीज में। अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से कंपनी के साथ साथ मिस्टर एक्स के फैमिली मेंबर्स को भी कुछ मिल रहा है, तो जी कहाँ पर कवर्ड है। तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, किसके हाथ में इनकम जा रही है और किस इंसिडेंस की वजह से इनकम जा रही है, तो टैक्सेबिलिटी चेंज हो जाती है कि इस हेड में टैक्सेबल है या उस हेड में टैक्सेबल है। ठीक है जी। फिर जी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहेंस्ड कंपनसेशन। तो अगर गवर्नमेंट ने आपकी लैंड एक्वायर कर ली, आपको कंपनसेशन दे रही है गवर्नमेंट, तो वो कंपनसेशन या फिर एनहेंस्ड कंपनसेशन तो कहाँ टैक्सेबल है, कहता है जी कैपिटल गेन में। लेकिन अगर कंपनसेशन लेट मिल रहा है जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल है, इस हेड में। फिर जी एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एडवांस और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस फॉर अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफ सच सम इज फॉरफिटेड एंड नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। ये वही है कि आपने अपनी ज़मीन बेची, सामने वाले ने आपको बयाना दिया, एडवांस मनी जिसे हम अर्नेस्ट मनी कहते हैं, सामने वाले ने आपको बयाना दिया, लेकिन टाइम पर वो सारे पैसे नहीं दे पाया। 4 महीने के अंदर अंदर उसे अपने नाम पर रजिस्ट्री करवानी थी, लेकिन वो टाइम पर सारे पैसे नहीं दे पाया, तो आप उसका अर्नेस्ट मनी, एडवांस मनी, बयाना फॉरफिट कर लेते हो, तो वो आपकी इनकम है और किस हेड में टैक्सेबल है, इस हेड में टैक्सेबल है। ठीक है।
हाँ जी, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू। तो जी मान के चलिए मैं दीप ज्ञान में एज ए टीचर पढ़ाता हूँ और मैं मतलब मुझे धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है, कह रहा है बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। तो 3 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि जी मैं 3 साल तक पढ़ाऊँगा और 3 साल से पहले मुझे निकाला जाएगा तो मुझे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी मुझे 1 ही साल में धक्के मार के बाहर निकाल रही है, तो कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ये 2 साल पहले निकालने का। तो टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट या फिर जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस थी उससे कम बेनिफिट वाली टर्म्स या कंडीशंस कंपनी करना चाहती है, तो जब बेनिफिट कम हो जाएगा, जैसे सैलरी कम करना चाहती है, तो कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को। तो जो कंपनसेशन मिलेगा, वो जो पेमेंट मिलेगी, वो किस हेड में टैक्सेबल है? सैलरीज वाले हेड में नहीं, इस हेड में टैक्सेबल है। किस हेड में टैक्सेबल है? इस हेड में टैक्सेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम ठीक है जी। मैं आपको एक बार सेक्शन 56 दिखाता हूँ। सबसे लास्ट पॉइंट कहता है फॉलोइंग क्लोज मतलब 11th क्लोज, क्लोज 11th shall be inserted after clause 10th by Finance Act 2018 with effect from 1/4/2019। क्या? compensation or other payment due to or received by any person by whatever name called in connection with the termination of his employment or modification of the terms or and conditions relating thereto, right? So now such income is taxable under the head income from other sources। फिर जी कहता है वेयर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसीव्स इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग रेजिडेंट। सबसे पहली कंडीशन हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी की। वाइडली हेल्ड कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं इन विच द पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। और क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है, वाइडली हेल्ड कंपनी क्या है, हम इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, जो डेफिनेशन वाला लेक्चर था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं तो उसको दोबारा देखिए। तो हम बात कर रहे हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी की, मीन्स अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। छोटी कंपनी जहाँ पर पब्लिक का रोल नहीं है। प्राइवेट या पब्लिक कंपनी से कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। हम बात कर रहे हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी की विच इज़ डिफाइंड एज पर इनकम टैक्स लॉ, नॉट एज पर कंपनी लॉ। तो कहता है वो छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं विच रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट। किससे पैसा मिल रहा है इस छोटी कंपनी को? अ पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट इन इंडिया। एनी कंसिडरेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर्स दैट एक्सीड्स द फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर्स, द एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर सच शेयर्स एज एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स। तो ये क्या कहना चाह रहा है? कहता है जी एक कंपनी है, मान के चलिए दीप ज्ञान लिमिटेड। मैं प्राइवेट लिमिटेड जानबूझ के नहीं लिख रहा क्योंकि माइंड में ये जाएगा ओहो क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड। इनकम टैक्स के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो डेफिनेशन वाला सेक्शंस दोबारा लेक्चर दोबारा देखिए। तो ये जी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ठीक है। और मैं मिस्टर ए जो कि रेजिडेंट हूँ इन इंडिया, मैं इस क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा हूँ। कितने रुपए का शेयर है? कहता है जी फेस वैल्यू है 10 रुपये। कंपनी मुझे शेयर दे कितने रुपए का रही है? कहता है जी इशू प्राइस जो कंपनी ने मुझसे लिया वो है 100 रुपये। मतलब कंपनी ने मुझसे फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसे लिए। पहली कंडीशन, कंपनी ने मुझसे फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसे लिए। अच्छा, मार्केट वैल्यू क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की, कहता है वो है 80 रुपये। दूसरी कंडीशन, कंपनी ने मुझसे फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा पैसे लिए। कंपनी को कायदे से 80 रुपये लेने चाहिए थे, फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपये तो, लेकिन कंपनी ने 80 रुपये से भी ज़्यादा लिए। कितने ज़्यादा लिए? 20 रुपये ज़्यादा लिए।
तो जी ये जो 20 रुपये है वो कंपनी की इनकम कंसीडर की जाएगी। कंपनी ने अपना 80 रुपये का माल 100 रुपये में पेल दिया तो 20 रुपये कंपनी की इनकम कंसीडर की जाएगी। मतलब डिफरेंस हमें किस में देखना है, फेयर मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस देखना है, ना कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस में। ठीक है भाई, फेयर मार्केट वैल्यू तो 80 रुपये है ना, तो 80 रुपये में तो कंपनी देगी देगी, राइट। लेकिन अगर 80 रुपये से ज़्यादा में दे रही है तो भैया वो कंपनी की 20 रुपये इनकम कंसीडर की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर टैक्सेबल, इस साइड में टैक्सेबल। कहता है बट दिस क्लोज इज नॉट एप्लीकेबल इन केस वेयर द कंसिडरेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर्स इज रिसीव्ड बाय द वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल कंपनी और अ वेंचर कैपिटल फंड। तो इसका मतलब एक कंपनी जिसमें वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंपनी के केस में ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, मतलब यहाँ पर मान के चलते हैं, लेट्स से सेम एग्जांपल नहीं लेते, कंफ्यूज हो जाओगे, नाम चेंज कर लेते हैं। मान के चलते हैं ये ABC लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पर एक वेंचर कैपिटल कंपनी है XYZ लिमिटेड। इस कंपनी का काम है जो न्यू छोटी छोटी कंपनीज है, न्यू वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। इस कंपनी में क्या बोलूँ, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, क्यों? क्योंकि इस कंपनी में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, वेंचर कैपिटल कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो जी इसका काम है नई नई कंपनीज़ को प्रमोट करना, उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, बैकअप देना। तो ये वेंचर कैपिटल कंपनी इस छोटी कंपनी में, क्लोजली हेल्ड कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। तो उस केस में अगर ये वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा में भी शेयर सेल करती है तो इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी। तो आप कह सकते हैं एक तरह से एग्जम्पशन दे रखी है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स को, ठीक। फिर अदर कंपनीज एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आ जाइए जी, गिफ्ट की बात करते हैं। कहता है जी वेयर एनी पर्सन, सबसे पहली चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, एनी पर्सन। पहले क्या था, HUF और इंडिविजुअल्स के केस में एप्लीकेबल था, कंपनी केस में अलग सिनेरियो था। अब यहाँ पर क्या कर दिया, एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सनस ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2017। तो जी ये जो प्रोविज़न है वो कब से एप्लीकेबल है, बेसिकली फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2017, ये एनी पर्सन वाला। तो एनी पर्सन का मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, एनी पर्सन का मतलब HUF हो सकता है, एनी पर्सन का मतलब कंपनी हो सकती है, राइट। तो जी अगर किसी को भी गिफ्ट मिल रहा है, कुल मिला के बात इतनी सी है, तो गिफ्ट कहता है जी देखिए, या तो गिफ्ट हो सकता है कैश में, भैया आपको गिफ्ट कैश में मिल रहा है, या फिर काइंड में। काइंड का मतलब प्रॉपर्टी। कहता है जी प्रॉपर्टी में बी मूवेबल, में बी इमूवेबल। अगर मैं कैश की बात करूं तो ऐसा गिफ्ट तो बाय मेयर डिलीवरी दिया जा सकता है। मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूं गिफ्ट के तौर पे, तो कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत थोड़ी ना है, तो बाय मेयर डिलीवरी। मूवेबल प्रॉपर्टी या एसेट भी बाय डिलीवरी दी जा सकती है। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक महंगा सा मोबाइल दिलवा रहा हूँ, आईफोन दिलवा रहा हूँ, गिफ्ट में दे रहा हूँ मैं आपको, तो कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत थोड़ी ना है, बाय डिलीवरी। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूँ तो उसकी बकायदा आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन होगी। सिर्फ पोजेशन देने से काम नहीं चलेगा, आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन होगी, और रजिस्ट्रेशन होगी तो जी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी।
तो कुल मिला के स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर कहता है जी फेयर मार्केट वैल्यू, और कैश के केस में तो वैल्यू करने की ज़रूरत होती ही नहीं, कैश तो अपने आप में ही वैल्यू है। ठीक, आ जाइए जी, अगर कैश में गिफ्ट मिले तो कहता है पूरे साल में अगर अप टू 50,000 रुपीज़ का गिफ्ट मिल रहा है कैश में, किसी से 5,000, किसी से 7,000, कहता है इन एग्रीगेट पूरे साल में अप टू 50,000 रुपीज़ का गिफ्ट मिल रहा है कैश में, तो जी एग्जम्प्टेड, कंसीडर ही नहीं करना उस गिफ्ट को अपनी इनकम में। लेकिन अगर अबव 50,000 गिफ्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं, इन एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग 5,000, 7,000, 10,000 सब मिला के अगर अबव 50,000 गिफ्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं कैश, तो जी 100% टैक्सेबल। मतलब 50,000 मिले तो 100% एग्जम्प्टेड, और 50,000 ₹1 मिल गया तो कहता पूरा का पूरा टैक्सेबल, ऊपर का ₹1 नहीं, पूरा का पूरा टैक्सेबल। ठीक है जी, तो ये तो ही बात कैश की। कहता है एनी मनी विदाउट कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट ही मिल रहा है ना फ्री में, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000 होल ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल। कहता है अगर इक्वल टू और अप टू 50,000 है, मतलब इक्वल टू और लेस 50,000 है, तो जी 100% एग्जम्प्टेड, नील शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में तो स्टैम्प वैल्यू का चक्कर है, तो जी हमें फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, हमें स्टैम्प वैल्यू देखनी है। स्टैम्प वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए लगाई जाती है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, कहता है अगर मिस्टर ए को, मतलब मुझको, किसी भी मिस्टर एक्स से फ्री में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, फ्री में विदाउट कंसिडरेशन, तो जी हमें देखना है कि उसकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू क्या है। अगर कहता है जी स्टैम्प वैल्यू एक्सीड्स 50,000, द एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टैक्सेबल। मान के चलो स्टैम्प वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपए मेरी इनकम कंसीडर की जाएगी गिफ्ट। अगर स्टैम्प वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 50,000, तो कहता है जी नील, 50,000 रुपये तक का गिफ्ट तो एग्जम्प्टेड है। ठीक, अब बात करते हैं फॉर कंसिडरेशन। गिफ्ट मिल रहा है फॉर कंसिडरेशन, कहता है गिफ्ट कंसिडरेशन के बदले, फिर गिफ्ट क्या हुआ भैया, मिस्टर ए को एक प्रॉपर्टी मिल रही है मिस्टर एक्स से, कितने में, कहता है मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए दिए, प्रॉपर्टी कितने की है, कहता है जी 5 लाख की, तो एक तरह से मिस्टर ए को 3 लाख रुपए का गिफ्ट ही तो मिल गया मिस्टर एक्स से। तो जी फॉर कंसिडरेशन, कहता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड सच कंसिडरेशन, इससे बाद में देखेंगे। कहता है कब वैल्यूएशन की जाएगी, सबसे पहले तो ये देखना है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस इज मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। द अमाउंट ऑफ ₹50,000 एंड द अमाउंट ऑफ अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द कंसिडरेशन। तो कहता है इफ़ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस कितना है, 3 लाख, इज़ मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी दो अमाउंट देखनी है, एक 50,000 की और एक 5% की, 5% ऑफ कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन कितनी है, कहता है 2 लाख रुपए, 2 लाख का 5% कितना हुआ, अगर इन दोनों में से हायर क्या है, हायर ऑफ बोथ, हायर क्या है 50,000। ठीक है,
तो जी 50,000 से तो ज़्यादा का ही डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल स्टैम्प वैल्यू में और जो वैल्यू मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को दिया है। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ खुले। देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोई प्रॉपर्टी ली, मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए दिए। प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू क्या थी, मतलब स्टैम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू कहता है 5 लाख रुपीज़ की। तो मिस्टर ए को बेनिफिट कितने का हुआ, 3 लाख रुपीज़ का। क्या ये जो बेनिफिट है इसे हम अदर सोर्स में इनकम कंसीडर करेंगे? बात इतनी सी है। कहता है जी आप ये देखिए कि ये जो डिफरेंस है, बेनिफिट है, डिफरेंस कह लीजिए, बेनिफिट कह लीजिए। कहता है क्या ये जो डिफरेंस है ये 50,000 रुपये से ज़्यादा है और 5% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है? कहता है इफ़ द आंसर इज़ यस, whether the difference is more than 50,000 rupees or 5% of the consideration, whichever is higher. If the answer is yes, तो yes, this is the income of the Mr. A. If the answer is no, then it shall be ignored. तो हमारे केस में तो भैया 50,000 से ज़्यादा है ना। 5% ऑफ कंसिडरेशन क्या बन रहा है, 5% ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख का 5% 10,000 रुपये। विच एवर इज़ हायर, हायर कितना है 50,000 रुपये। 50,000 और 10,000 में हायर क्या है 50,000 रुपये। तो क्या इससे ज़्यादा है डिफरेंस? द आंसर इज़ यस। फिर तो भैया बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनकम कंसीडर की जाएगी। दूसरा केस लेके चलते हैं। मान के चलिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक प्रॉपर्टी परचेज करी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 5 लाख रुपये, 5 भी नहीं 50 लाख रुपये दिए। ठीक है, ये एक्चुअल कंसीडरेशन हो गई। लेकिन जब स्टैम्प वैल्यू देखी गई तो वो थी 55 लाख रुपये। तो मिस्टर ए को कितने का बेनिफिट हुआ, डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख का बेनिफिट। क्या टैक्सेबल? कहता है जी देखिए एक कंडीशन बता रखी है 50,000 रुपये, दूसरा कह रखा है 5% ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितनी दी थी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को? 50 लाख रुपये। तो 5% ऑफ, ठीक है जी, 50 लाख का 5% कितना हुआ? इतना ही बैठा ना, 2.5 लाख रुपीज़। इन दोनों में से क्या कंसीडर करना है? विच एवर इज़ हायर। हायर क्या है? हायर क्या है? 2.5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो जब हमें क्या देखना है कि जो बेनिफिट है इफ़ मोर देन 2.5 लाख तो जी बेनिफिट इज़ टैक्सेबल। इफ़ नॉट मोर देन 2.5 लाख मतलब लेस देन, तो नॉट टैक्सेबल। हमारे केस में क्या है, कहता है जी 5 लाख का बेनिफिट है तो मोर देन 2.5 लाख, मोर देन 5% ऑफ कंसिडरेशन, तो यस टैक्सेबल। ठीक है जी। और ये भी जो ये नया प्रोविज़न है ये भी विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, मतलब जून 2019 दिसंबर 2019 में एप्लीकेबल है। मतलब फाइनेंस एक्ट 2018 ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक,
अब आप बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की। हम कैश वाले में देख चुके, अगर बेनिफिट 50,000 से ज़्यादा है, पूरे साल में कैश गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा मिले हैं तो सारा टैक्सेबल, नहीं तो नील टैक्सेबल। हम इमूवेबल के केस में देख चुके, अगर विदाउट कंसिडरेशन है और जो एसेट है उसकी वैल्यू 50,000 जितनी है, मतलब 50,000 या उससे कम है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं। 50,000 से ज़्यादा है तो 100% टैक्सेबल। हम विद कंसिडरेशन वाले केस में देख चुके हैं, जहाँ पर हमें क्या निकाल देखना होता है कि जो बेनिफिट हो रहा है वो इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है अगर उससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल, अदरवाइज़ टैक्सेबल नहीं है। ठीक, अब यही सेम प्रोसीजर हम कहते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी केस में। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी केस में वी हैव टू सी फेयर मार्केट वैल्यू, राइट। मूवेबल प्रॉपर्टी तो बाय मेयर डिलीवरी हो जाती है ना, तो फेयर मार्केट वैल्यू कहता है फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीज़ वेयर द गिफ्ट इज़ विदाउट कंसिडरेशन, तो एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू, अदरवाइज नील। तो सामने वाले को बेनिफिट हो रहा है 50,000 से ज़्यादा का तो 100% टैक्सेबल नहीं हो रहा है, मतलब 50,000 या उससे कम का बेनिफिट हो रहा है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। फॉर कंसिडरेशन कहता है जी वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू लेस कंसिडरेशन, भाई मैंने आपको 1,00,000 का मोबाइल गिफ्ट किया बदले में आपसे मैंने 20,000 रुपीज़ लिए, तो आपको बेनिफिट कितने का है? 80,000 का। तो जी इफ़ द बेनिफिट एक्सीड्स 50,000 entire fair market value less the amount of consideration means the benefit shall be taxable. If it is less than 50,000 तो not taxable। तो हर केस में एक पॉइंट तो कॉमन है, इफ द बेनिफिट इज अबव 50,000 तो बेनिफिट इज टैक्सेबल, इफ द बेनिफिट इज नॉट अबव 50,000 तो बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, बस यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ दो हमें अमाउंट कंसीडर करनी है, 50,000 और 5% ऑफ द कंसिडरेशन विच एवर इज मोर हायर। हाँ जी, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल या HUF ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। तो अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, मतलब किसी इंडिविजुअल को, किसी HUF को, किस चीज़ का गिफ्ट में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मिल रही है, तो उस गिफ्ट को कंसीडर नहीं किया जाता, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल बिकॉज दैट इज़ नॉट द कैपिटल एसेट। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56(2)(10) shall not apply to stock in trade, raw material and consumable stores of the business of such recipient। 56(2)(10) इसकी बात कर रहा है गिफ्ट्स की, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ 56(2)(10) में। ठीक है, कहता है अगर एक बिजनेस एंटिटी को, यहाँ एनी पर्सन लिख दिया तो बिजनेस एंटिटी भी तो हो सकती है ना, एक बिजनेस एंटिटी को दूसरे बिजनेस एंटिटी से रॉ मटेरियल मिल रहा है, चाहे कम रेट पे मिल रहा है, स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है या कंज्यूमेबल स्टोर्स मिल रहे हैं, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो गिफ्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ दिमाग में क्या रखनी है कि अगर इन लोगों से गिफ्ट मिलता है तो एग्जम्प्टेड, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना। किन से? आपको आपके किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो चाहे बेनिफिट 50,000 से कम है या ज़्यादा है, कोई टैक्स पे नहीं करना, उसको इनकम में कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। आपको अपने किसी भी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव का मतलब नीचे समझेंगे। कहता है जी आपकी शादी है, शादी में आपको गिफ्ट मिलता है, शगुन मिलता है, लोग आते हैं ना खाना खाने शगुन लेकर या फिर गिफ्ट देते हैं, तो कितनी मर्जी अमाउंट का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे देने वाला रिलेटिव है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी के केस में जिससे मर्जी गिफ्ट मिले, जितना मर्जी मिले, दैट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज इनकम। फिर जी आपको अगर विल में या इनहेरिटेंस की वजह से कुछ मिलता है, दादाजी की विल से आपके हिस्से में पूरा हाउस आया,
तो उस केस में भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, दैट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज योर इनकम। ठीक। किसी की डेथ हुई और मरते मरते कोई आपको कुछ दे गया, इन कंटम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, मरते मरते कोई आपको कुछ दे गया, तो जो बेचारा मरते मरते आपको दे गया उसे गिफ्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो आपकी इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी, चाहे बेनिफिट 50,000 से ज़्यादा है या कम है। किसी लोकल अथॉरिटी से कोई गिफ्ट मिलता है तो यार कुछ ना कुछ बड़ा काम किया होगा, जन सेवा की होगी, राइट, कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई होगी, समाजदारी निभाई होगी, समाज का काम किया होगा, तभी लोकल अथॉरिटी आपको गिफ्ट दे रही है, तो शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज योर इनकम। फिर जो गिफ्ट मिलते हैं, कहता है फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कि सेक्शन 1023C में बताई गई है। अब ये सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ है जो बेसिकली टैक्स से एग्जम्प्टेड है, राइट, इनको कुछ ना कुछ एग्जम्पशंस दी हुई है। तो जी ये अगर आपको कोई गिफ्ट दे रही है तो इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी। फिर अगर आपको किसी ऐसे ट्रस्ट से या इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट मिलता है जो कि सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, तो इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक, ये इनकी इनकम भी एग्जम्प्टेड होती है बेसिकली ऐसे ट्रस्ट और, तो इनसे आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो आपकी इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी। फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टेब्लिश सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। तो जी मिस्टर ए ने अपनी एक ट्रस्ट क्रिएट करी, 1 करोड़ रुपए ट्रस्ट प्रॉपर्टी, मतलब उस ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपए मिस्टर ए ने दिए, और मिस्टर ए ने कहा ट्रस्टी को भैया ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा भाई बहन मेरे रिलेटिव्स के काम में आने चाहिए। अब जी मिस्टर ए ऑलरेडी इस पैसे पे टैक्स पे कर चुका है, प्राइवेट ट्रस्ट के केस में कोई एग्जम्पशन नहीं होती, 100% टैक्सेबल होता है पैसा, राइट। तो मिस्टर ए ऑलरेडी इस पैसे पे टैक्स पे कर चुका है, तो जब ये पैसा रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए दिया जाएगा उस केस में रिलेटिव्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, कहता है रिलेटिव का मतलब क्या है, अपनी तरफ से देखिए मैंने बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ हिंदी भी। कहता है रिलेटिव का मतलब स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, हस्बैंड या वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट दे या वाइफ हस्बैंड को एग्जम्प्टेड। कहता है ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, तो ब्रदर सिस्टर को गिफ्ट दे या सिस्टर ब्रदर को एग्जम्प्टेड। कहता है ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो अगर साले से गिफ्ट मिले या साली से, नंद से गिफ्ट मिले या जेठ से, देवर से, एग्जम्प्टेड। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो ताऊ से गिफ्ट मिले या चाचा से, मामा से गिफ्ट मिले या मौसी से, एग्जम्प्टेड। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मम्मी से गिफ्ट मिले या पापा से, दादा से गिफ्ट मिले या दादी से, बेटे से गिफ्ट मिले या बेटी से, पोते से गिफ्ट मिले या पोती से, लीनियली असेंडिंग या डिसेंडिंग, राइट, एग्जम्प्टेड। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, सास से गिफ्ट मिले या ससुर से, एग्जम्प्टेड। स्पाउस ऑफ द पर्सन्स रेफर टू इन क्लोज 226, या अगर आप HUF का पार्ट हो, मेंबर हो, तो आपको अपनी HUF से जो गिफ्ट मिले वो एग्जम्प्टेड। ठीक, तो रिलेटिव की डेफिनेशन में ये सारे कवर किए गए हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कहता है प्रॉपर्टी मीन्स फॉलोइंग कैपिटल एसेट ऑफ द एसएससी, तो जब ये गिफ्ट मिलेगा तभी गिफ्ट कंसीडर किया जाएगा और किसी चीज़ को गिफ्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और हम देख चुके हैं कि अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड गिफ्ट में मिल रही है तो वो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो गिफ्ट कंसीडर नहीं की जाती, मतलब टैक्सेबल नहीं है। शेयर्स और सिक्योरिटीज़ प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी प्रॉपर्टी है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन प्रॉपर्टी है, ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। तो जब इन चीज़ों का गिफ्ट मिलता है तभी गिफ्ट कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज गिफ्ट कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ जी।
तो आज इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। यहाँ तक आप पढ़िए पहले। जब आपको यहाँ तक प्रॉपरली समझ में आ जाएगा तो आगे चलने का बेनिफिट है। ठीक है, टेक केयर। अगर आपकी बुक से मैं दिखाऊं, अगर मैं आपकी बुक से दिखाऊं, जो ये न्यू सिलेबस की बुक है, मतलब ये तो न्यू और ओल्ड सिलेबस कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, ये वाले जो आपकी बुक में दिए हुए हैं यहाँ तक के। प्लीज़ बुक मत पढ़िएगा इस चैप्टर के लिए, इन्होंने बड़ा उलझाया हुआ है। तो यहाँ तक के हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए। ठीक है, चलिए जी, टेक केयर।